नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत को लेकर पश्चिमी देशों और उनके समर्थित संगठनों द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर भारत ने अब खुलकर और दो टूक जवाब देना शुरू कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने नॉर्वे और नीदरलैंड्स के पत्रकारों तथा नेताओं के सवालों का जिस आक्रामक और तथ्यपूर्ण तरीके से उत्तर दिया, उसने पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड और भारत विरोधी प्रचार की पूरी पोल खोल दी। इन दो घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत हर मंच पर तथ्यों और इतिहास के आधार पर जवाब देने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा के संबंध में नॉर्वे के एक पत्रकार ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठाने की कोशिश की। इस पर विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने बेहद कड़ा और स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि भारत को समझने के लिए उसकी विशालता और लोकतांत्रिक ढांचे को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केवल कुछ तथाकथित गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्ट पढ़कर भारत पर सवाल उठाना अज्ञानता का प्रमाण है। सीबी जॉर्ज ने कहा कि भारत में हर दिन सैकड़ों समाचार प्रसारित होते हैं। केवल दिल्ली में ही 200 से अधिक समाचार चैनल हैं जो हिंदी, अंग्रेजी और अनेक भारतीय भाषाओं में लगातार सरकार की आलोचना से लेकर हर मुद्दे पर खुली बहस करते हैं। उन्होंने पश्चिमी पत्रकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के पैमाने और लोकतांत्रिक जीवंतता को समझे बिना कुछ लोग मनगढ़ंत रिपोर्टों के आधार पर सवाल उठाने लगते हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार देता है और किसी भी अधिकार हनन की स्थिति में कानूनी उपाय उपलब्ध कराता है। महिलाओं के अधिकारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया था, जबकि पश्चिम के कई देशों में महिलाओं के यह अधिकार दशकों बाद मिले। उन्होंने कहा कि भारत समानता और मानवाधिकारों में विश्वास करता है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण जनता का सरकार बदलने का अधिकार है। देखा जाए तो सीबी जॉर्ज का यह बयान सीधे तौर पर उन पश्चिमी देशों पर प्रहार था जो खुद को मानवाधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक बताते हैं, लेकिन अपने इतिहास में उपनिवेशवाद, नस्लवाद और महिलाओं के अधिकारों के दमन जैसी घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र और समानता पर उसे पश्चिम से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह नीदरलैंड्स के द हेग में भी भारत ने पश्चिमी दुष्प्रचार का करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुराष्ट्रीय कूटनीतिक यात्रा के दौरान भारत और नीदरलैंड्स के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। इसी दौरान डच प्रधानमंत्री रॉब येटन ने भारत में अल्पसंख्यकों के कथित उत्पीड़न को लेकर चिंता जताने की कोशिश की, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने वहां भी बेहद आक्रामक और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित जवाब देकर पूरे नैरेटिव को पलट दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल भारत की सभ्यता और इतिहास की समझ के अभाव को दिखाते हैं। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि भारत वह भूमि है जहां यहूदियों को कभी प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ा। दुनिया के कई हिस्सों में यहूदियों पर अत्याचार हुए, लेकिन भारत ने हमेशा उन्हें सम्मान और सुरक्षा दी। उन्होंने कहा कि भारत में 3 करोड़ से अधिक ईसाई रहते हैं और इस्लाम भी यहाँ फला फूला है। सदियों से उत्पीड़ित समुदाय भारत में शरण लेते रहे हैं और भारत ने हमेशा उन्हें अपनाया है। यह बयान पश्चिमी देशों के उस प्रचार पर सीधा हमला था जिसमें भारत को अल्पसंख्यक विरोधी देश के रूप में पेश करने की कोशिश की जाती रही है। सीबी जॉर्ज ने इतिहास के उदाहरण देकर बता दिया कि भारत की सभ्यता समावेश, सह अस्तित्व और शरण देने की परंपरा पर आधारित रही है, जबकि पश्चिमी देशों का इतिहास धार्मिक युद्धों, नस्लीय भेदभाव और उपनिवेशवादी हिंसा से भरा पड़ा है। देखा जाए तो भारत के इन जवाबों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी भी एकतरफा और पक्षपातपूर्ण टिप्पणी को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी। पश्चिमी देशों द्वारा प्रायोजित कथित गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर भारत को कटघरे में खड़ा करने की पुरानी रणनीति अब असर खोती दिखाई दे रही है। भारत ने तथ्यों, संविधान, लोकतंत्र और अपने हजारों वर्षों पुराने सभ्यतागत इतिहास के आधार पर यह संदेश दे दिया है कि वह दुनिया को जवाब देना और अपने सम्मान की रक्षा करना अच्छे से जानता है। बहरहाल, आइए आपको पहले दिखाते हैं सीबी जॉर्ज ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को क्या जवाब दिया था, फिर आपको दिखाएंगे उन्होंने नॉर्वे के पत्रकार को क्या जवाब दिया। Let me tell you from my experience. We face these kind of questions basically because of the lack of understanding of the person who asked the question. India is a country of 1.4 billion people, the largest populated country in the world. A country of civilization of more than 5,000 years old. It's a diverse country.
people, in diversity in terms of culture, diversity in terms of languages, diversity in terms of food, diversity in terms of religion. Look at India, how beautiful it is. There is no other country in the world which have 4 religions have originated. Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. These religions originated in India and continue to flourish in India. Okay, and again look at India. India has all the major religions in the world came to India. Jewish religion was in India for more than 2,500 years, continuously coexisted. India is perhaps only one of those very few countries where the Jewish population never faced a persecution. This is the beauty of India. Then again look at Islam or Christianity. Christianity came to India immediately after the resurrection of Jesus Christ. Continued to flourish in India. Today Christianity is more than 30 million Christians in India. Christianity came to India much before it came to Europe. And it flourished in India. This is the beauty of India. Islam came to India during the time of Prophet Muhammad himself and flourished in India. We hear a lot of people asking questions about why this, why that. But let me tell you this. We are 1/6 of the total population of the world, but not 1/6 of the problems of the world. We have a constitution which guarantees the rights of the people, fundamental rights of the people. We have equal rights for the women of our country, which is very important. In 1947, we gave the freedom to vote for our women. We won the freedom together, and day one itself. Many countries I know, the voting right for women came after several decades after India gave that freedom. This because we believe in equality. We believe in human rights. And what is the best example of human rights? The right to change government, the right to vote. And that is what is happening in India. We are so proud of that. But we have a constitution, as I said, which guarantees the fundamental rights of our people. If anyone whose rights are violated, they have the right to go to court. Some of you are from Indian media. You know how many stories appear. We have how many breaking news coming every day in the evening. At least 200 TV channels in Delhi alone, in English language, in Hindi language, and multiple language. People have no understanding of the scale of India. People have no understanding. They read, 1 or 2 news reports published by some God-forsaken, ignorant NGOs, and then come and ask questions. Don't worry about it. We are proud to be a democracy. We are a democracy. Actually, if you look at it, let me share something very interesting. India is a democratic society. It is not in 1947 we became democracy. We were a democratic society for centuries, for millennia, and we are proud of that. If you look at it in the history of India, which continues even today, you will see that whenever there was persecution anywhere in the world, they came to India, and Indian society accepted everyone. That is why we have this diversity in India. We embrace the world. We did not eliminate. We did not go for ethnic cleansing, which many countries today have only one religion. Today only have one ethnicity. Why? Their forefathers eliminated the rest of them. That is not how we did it. Okay? We have diversity because we have tolerance. We have diversity because we embrace diversity. Whenever the world has faced problems, we welcome them. Same thing we did for COVID. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।